मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बजटिंग। कैश बजटिंग, रोकड़ बजटन। रोकड़ बजटन में जो है रोकड़ की प्राप्ति और भुगतान के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है। तो रोकड़ बजट क्या है? रोकड़ बजट एक निश्चित अवधि के लिए रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान के पूर्वानुमान के लिए बनाया जाता है। तो जो रोकड़ बजट है, रोकड़ बजट एक निश्चित अवधि के लिए, निश्चित अवधि यानी कि रोकड़ बजट 1 माह के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है। तो रोकड़ बजट जो है वो एक निश्चित अवधि के लिए रोकड़ प्राप्ति की, उस अवधि में कितनी रोकड़ प्राप्तियां होंगी, किस प्रकार से होंगी, तो रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतान, रोकड़ के भुगतान के पूर्वानुमान के लिए बनाया जाता है। तो जो रोकड़ बजट बनाया जाता है उसमें रोकड़ की प्राप्तियां और भुगतान के संबंध में जो है पूर्वानुमान लगाया जाता है। और ये देखा जाता है कि उस अवधि के अंत में जो है रोकड़ शेष रहेगी या फिर रोकड़ की कमी होगी। कहने का मतलब है कि जो अवधि है, जिस अवधि के लिए रोकड़ बजट बनाया जा रहा है, उस अवधि के अंत में जो है रोकड़ बचेगी या फिर रोकड़ की कमी होगी। यानी कि जो भुगतान है वो प्राप्तियों से अगर अधिक हैं तो रोकड़ में कमी होगी, रोकड़ की आवश्यकता होगी, और अगर रोकड़ की प्राप्तियां भुगतान से अधिक है तो रोकड़ अधिक होगा। तो ये सब ज्ञात करने के लिए रोकड़ की कमी या फिर रोकड़ का जो अधिक्य है ये ज्ञात करने के लिए रोकड़ बजट बनाया जाता है, रोकड़ के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिससे कि जो वित्तीय प्रबंधक है उसका ध्यान आकर्षित किया जा सके। तो वित्तीय प्रबंधक को जब ये पता लग जाता है कि रोकड़ की आवश्यकता होगी किसी निश्चित अवधि के बाद में, तो जो वित्तीय प्रबंधक है वो विभिन्न स्रोतों से जो है रोकड़ की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए योजना बनाता है। इसके संबंध में जो है रोकड़ बजट बनाने की अलग अलग विधियां हैं। रोकड़ बजट बनाने की तो रोकड़ बजट बनाने की 3 विधियां हैं। प्राप्ति एवं भुगतान पद्धति, समायोजित लाभ हानि खाता, पद्धति, और तीसरी है स्थिति विवरण पद्धति। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्राप्ति एवं भुगतान पद्धति से किस प्रकार रोकड़ बजट बनाया जाता है, और इसके संबंध में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मार्च से अगस्त 2018 तक के आय व्यय के संक्षिप्त पूर्वानुमान नीचे दिए गए हैं। तो जैसे कि हमने बात की थी कि बजट एक प्रकार से पूर्वानुमान है, तो यहां पर जो है आय और व्यय के पूर्वानुमान दिए गए हैं मार्च से अगस्त 2018 तक के। सेल्स के संबंध में पूर्वानुमान है, मार्च में 60,000 रुपये की बिक्री होगी, अप्रैल में 62,000 रुपये की बिक्री होगी, मई में 64,000 रुपये की बिक्री होगी, जून महीने में 58,000 रुपये की बिक्री होगी, जुलाई में 56,000 की, और अगस्त में 60,000 रुपये की बिक्री की जाएगी।
ये पूर्वानुमान दिए गए हैं। फिर विक्रय के बाद में परचेज, वेजेज और ओवरहेड खर्चों के संबंध में, व्यय के संबंध में पूर्वानुमान दिए गए हैं। तो मार्च में जो है 36,000 के परचेज होंगे, 9,000 की वेजेज चुकाई जाएगी और 10,000 रुपये के ऊपरी व्यय होंगे, ओवरहेड्स होंगे। अप्रैल में 38,000 की क्रय की जाएगी, परचेज की जाएगी, 8,000 रुपये की मजदूरी चुकाई जाएगी और 9,500 के ऊपरी व्यय होंगे। मई महीने में 33,000 रुपये के परचेजेज होंगे, 10,000 रुपये की वेजेज चुकाई जाएगी और 11,500 के ओवरहेड्स होंगे। जून महीने में 35,000 की परचेज होगी, 8,500 की वेजेज चुकाई जाएगी और 9,000 के ओवरहेड्स होंगे। जुलाई में 39,000 की परचेज होगी, 9,500 की मजदूरी चुकाई जाएगी और 9,500 के ही ओवरहेड्स होंगे। अगस्त महीने में 34,000 की परचेज की जाएगी, 8,000 रुपये की मजदूरी चुकाई जाएगी और 8,500 के ओवरहेड्स होंगे। ओवरहेड्स यानी कि जो अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, वेजेज प्रत्यक्ष खर्चा है, परचेज प्रत्यक्ष खर्चा है और जो ओवरहेड्स हैं वो अप्रत्यक्ष खर्चे होते हैं किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित। तो मार्च से अगस्त महीने के आय और व्यय के पूर्वानुमान दिए गए हैं। सेल्स है, सेल्स आय है और ये जो परचेज, वेजेज और ओवरहेड्स हैं ये खर्चे हैं। तो आय और खर्चों के संबंध में ये पूर्वानुमान है। रोकड़ बजट तैयार करना है, यानी कि रोकड़ की प्राप्ति और भुगतान के संबंध में हमको पूर्वानुमान बनाना है, पूर्वानुमान एक तैयार करना है। और वो रोकड़ बजट जो है 3 महीने का बनाना है, मई से लेकर मई, जून, जुलाई 3 महीने का रोकड़ बजट बनाना है। नीचे कुछ सूचनाएं दी गई है कि 1 मई 2018 को रोकड़ शेष 8,000 रुपये, 1 मई 2018 को रोकड़ शेष था 8,000 रुपये का। विक्रय एवं क्रय सभी उधार है, ये सेल्स और परचेज सभी उधार हैं, मतलब नगद में इनका भुगतान नहीं किया जाता और नगद में ही जो है बिक्री नहीं की जा रही। तीसरा है 11,000 रुपये की लागत के संयंत्र की सुपुर्दगी जुलाई में होगी, जिसका 10% भुगतान सुपुर्दगी के समय किया जाना है। जुलाई महीने में 16,000 रुपये की लागत का एक प्लांट खरीदा जाए, जिसकी सुपुर्दगी होगी, डिलीवरी होगी और जिसका 10% भुगतान उस समय किया जाना है। चौथा है अग्रिम कर 8,000 रुपये का भुगतान जून में देय होगा। एडवांस टैक्स चुकाना है, जिसका भुगतान जून महीने में करना है, 8,000 रुपये का एडवांस टैक्स है। पूर्तिकर्ताओं द्वारा उधार अवधि है 2 माह। लिखा है विक्रय एवं क्रय सभी उधार है, तो जो परचेज की जाती है वो उधार में की जाती है और 2 महीने का समय दिया जाता है भुगतान के लिए। जो उधार अवधि है वो 2 महीने की है। ग्राहकों को दी गई साख सुविधा 1 माह की है और जो माल बेचा जाता है वो 1 महीने के उधार पर बेचा जाता है। व्ययों में भुगतान अंतराल 1 माह का है। जो वेजेज और ओवरहेड्स, ये जो व्यय हैं, इनमें भुगतान अंतराल 1 महीने का है, यानी कि मार्च का वेजेज अप्रैल में चुकाया जाएगा। 1 महीने देरी से ये भुगतान किए जाते हैं इन व्ययों के संबंध में। तो रोकड़ बजट तैयार करना है 3 महीने का। कैश बजट for the period from May to July 2018, 3 महीनों का कैश बजट तैयार करना है। पर्टिकुलर्स मई, जून और जुलाई 3 महीनों के लिए बजट तैयार करना है। पहले रिसिप्ट्स दिखाएंगे, कैश रिसिप्ट्स। 1 मई 2018 को रोकड़ शेष है 8,000 रुपये। तो मई महीने की शुरुआत में जो रोकड़ शेष है, जो बैलेंस है, बैलेंस बीडी है 8,000 रुपये। ये पिछले महीने से जो है शेष आगे लाया गया है, इसलिए इसको बैलेंस बीडी दिखा रहे हैं। 1 मई 2018 को रोकड़ शेष है 8,000 रुपये। अब रिसिप्ट्स में और किसी प्रकार की प्राप्ति नहीं हो रही है, केवल जो बिक्री की है उसके संबंध में कैश जो है रिसीव होगा, प्राप्त होगा। 7वें पॉइंट में लिखा है कि ग्राहकों को दी गई साख सुविधा 1 माह की है, यानी कि ग्राहकों को 1 महीने की उधार पर बिक्री की जाती है।
मार्च महीने में जो बिक्री की है उसका जो पेमेंट होगा, जो प्राप्ति होगी बिक्री के संबंध में, जो कैश कलेक्ट किया जाएगा वो किया जाएगा अप्रैल में। और अप्रैल में जो बिक्री की है उसके संबंध में जो भुगतान की प्राप्ति होगी, जो कैश कलेक्ट होगा वो होगा मई महीने में। यानी कि एक महीने की उधार पर बिक्री की जाती है, तो जिस महीने बिक्री की है उसके अगले महीने जो है बिक्री के संबंध में राशि प्राप्त होगी। तो मई महीने में, अप्रैल महीने में जो बिक्री की थी उसके संबंध में राशि प्राप्त होगी मई में। तो मई में कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स जिनको माल बेचा जाता है, देनदार, तो देनदार से कैश कलेक्ट हुआ 62,000 रुपए का। अप्रैल में जो बिक्री की थी वो हमको उसकी राशि प्राप्त होगी मई में, अगले महीने में, एक महीने की उधार है 62,000 रुपए। टोटल कर देंगे 70,000 रुपए। यानी कि जो मई महीने में टोटल कैश रिसिप्ट है, जो रोकड़ प्राप्ति होगी वो होगी 70,000 रुपए की। अब मई महीने में कितने पेमेंट्स किए जाएंगे? कैश पेमेंट्स, परचेज के संबंध में पेमेंट किया जाएगा, जो माल खरीदा है उसके संबंध में। पूर्तिकर्ताओं द्वारा उधार अवधि 2 महीने की है, यानी 2 महीने बाद हमको जो है जो माल खरीदा है उसके संबंध में भुगतान करना है। तो मार्च में जो माल खरीदा था उसका भुगतान किया जाएगा मई में, अप्रैल और मई 2 महीने बाद। तो मार्च में माल खरीदा था 36,000 रुपए का, तो 36,000 रुपए का जो माल क्रय किया था उसका भुगतान किया जाएगा मई महीने में, 2 महीने बाद, क्योंकि पूर्तिकर्ताओं द्वारा 2 महीने की उधार दी जाती है। कैश पेमेंट्स में पेमेंट टू क्रेडिटर्स 36,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। फिर भुगतान किया जाएगा वेजेज और ओवरहेड का, खर्चों का। तो खर्चों के संबंध में लिखा है कि व्यय में भुगतान अंतराल 1 माह है। तो जो भी खर्चे हैं मजदूरी के और ऊपरी व्यय जो खर्चे हैं उनका भुगतान 1 महीने बाद किया जाता है। यानी कि जो मार्च के जो खर्चे हैं उनका भुगतान किया जाता है अप्रैल में, और अप्रैल के खर्चों का भुगतान किया जाएगा मई में। तो अप्रैल की वेजेज है 8,000 रुपए, जिसका भुगतान किया जाएगा मई में। पेमेंट ऑफ वेजेज, मजदूरी का भुगतान किया जाएगा 8,000 रुपए। ओवरहेड्स का भुगतान किया जाएगा 9,500 रुपए का। इनको हम केवल वेजेज और ओवरहेड्स भी दिखा सकते हैं। तो 1 महीने का भुगतान अंतराल 1 महीने का है। तो अप्रैल में जो खर्चे हुए उनका भुगतान किया जाएगा मई में। अब मई महीने में देखते हैं कि और किसी प्रकार का कोई भुगतान करना है या नहीं करना। तीसरा पॉइंट है 16,000 रुपए की लागत के संयंत्र की सुपुर्दगी जुलाई में होनी है, जिसका भुगतान जुलाई में किया जाएगा, जिसका 10% भुगतान सुपुर्दगी के समय, यानी कि 10% भुगतान जो है जुलाई में किया जाएगा। अग्रिम कर का भुगतान जून में देय है। तो टोटल कर देंगे। मई महीने के टोटल पेमेंट्स हैं 36,000 रुपये क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, 8,000 रुपये मजदूरी के संबंध में चुकाए और 9,500 रुपये ओवरहेड्स के चुकाए, 53,500 रुपये। जो कैश का जो आधिक्य है वो अगले महीने आगे ले जाया जाएगा। कितना कैश बचता है? तो 70,000 रुपये की रिसिप्ट्स है मई महीने में और 53,500 रुपये के भुगतान है। यानी कि मई महीने के अंत में 16,500 रुपये कैश का आधिक्य रहेगा, रोकड़ बचेगी। और इस जो बैलेंस है इसको हम आगे अगले महीने जुलाई में ले जाएंगे, जून में। तो मई महीने के अंत में 16,500 रुपये की कैश है, जिसको हम जो है जून महीने के लिए ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। जून महीने में शुरुआत में ये 16,500 रुपये कैश के रूप में रहेंगे। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, जून में
ग्राहकों को 1 महीने की उधार दी जाती है, तो जो मई महीने की बिक्री है उसके संबंध में जो राशि प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी जून महीने में। 1 महीने के बाद जो है देनदारों से राशि प्राप्त होती है बिक्री के संबंध में। तो जून महीने में 64,000 रुपये जो है कैश कलेक्ट होगा डेटर्स से। पिछले महीने की बिक्री का भुगतान मिलता है जो महीना चल रहा है चालू महीने में। तो टोटल रिसिप्ट्स हैं 16,500 ओपनिंग बैलेंस था और 64,000 रुपये जो है डेटर्स से कैश कलेक्ट हुआ है। टोटल 80,500 रुपये कैश रिसिप्ट्स हैं। जून में भुगतान किए जाएंगे। जो माल खरीदा जाता है 2 महीने के उधार पर माल खरीदा जाता है, तो अप्रैल महीने में जो माल खरीदा है, अप्रैल में जो 38,000 रुपये का माल खरीदा है उसका भुगतान 2 महीने बाद मई और जून में किया जाएगा। तो जून में भुगतान किया जाएगा अप्रैल महीने की परचेज का। 38,000 का भुगतान किया जाएगा क्रेडिटर्स को, आपूर्तिकर्ताओं को जून महीने में। वेजेज और ओवरहेड में 1 महीने का अंतराल है, यानी कि जो मई के जो खर्चे हैं उनका भुगतान किया जाएगा जून में। तो मई में वेजेज है 10,000 रुपये की और ओवरहेड्स हैं 11,500 के। जो प्लांट खरीदा है, प्लांट की जो सुपुर्दगी हुई है 16,000 रुपये लागत की प्लांट की सुपुर्दगी, उसका 10% भुगतान सुपुर्दगी के समय किया जाना है, यानी कि जुलाई में ही जो इसके 10% का भुगतान किया जाएगा। अग्रिम कर 8,000 रुपये का भुगतान जून में देय होगा। तो जून महीने में एडवांस टैक्स, अग्रिम कर एडवांस टैक्स का भुगतान किया जाएगा 8,000 रुपये का। टोटल कर लेंगे जो सभी पेमेंट्स हैं उनका, 38,000 प्लस 10,000 11,500 प्लस 8,000 67,500। तो जून महीने में जो टोटल रिसिप्ट्स हैं, जो ओपनिंग बैलेंस है और जो कैश आया है डेटर से, उनका टोटल है 80,500 और जो पेमेंट्स हुए हैं वो है 67,500 रुपये के। तो 80,500 में से 67,500 लेस कर देंगे तो 13,000 रुपये रोकड़ शेष है। 13,000 रुपये रोकड़ आदि के हैं जून महीने के अंत में, और ये 13,000 रुपये जो क्लोजिंग बैलेंस है जून महीने के अंत में, वो जुलाई का शुरुआती शेष हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 13,000 रुपये। जो उधार अवधि है ग्राहकों को डेटर से जो जो बिक्री की जाती है उसके संबंध में 1 महीने बाद जो है बिक्री की राशि प्राप्त होती है। तो जुलाई में, जून महीने में जो बिक्री की है उसकी राशि जुलाई में प्राप्त होगी। तो जून महीने में बिक्री की 58,000 रुपये की, और ये 58,000 की बिक्री की राशि प्राप्त होगी डेटर से जुलाई में। तो जुलाई महीने में जो टोटल रिसिप्ट्स हैं 13,000 रुपये का ओपनिंग बैलेंस है और 58,000 रुपये जो है कैश कलेक्ट हुआ है डेटर से। 71,000 रुपये टोटल कैश रिसिप्ट्स हैं। जुलाई में जो क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, जो आपूर्ति करता है उनको, उनसे 2 महीने की उधार ली जाती है। तो जुलाई में जो मई महीने में जो परचेज किया है 33,000 रुपये की जो परचेज है उसका भुगतान किया जाएगा जून जुलाई में, 2 महीने बाद। तो 33,000 का भुगतान किया जाएगा जुलाई में। वेजेज और ओवरहेड्स जो खर्चे हैं वो में भुगतान अंतराल 1 महीने का है। तो जून महीने के जो खर्चे हैं उनका भुगतान किया जाएगा जुलाई में। तो जून महीने के खर्चे हैं 8,500 वेजेज और 9,000 है ओवरहेड्स। 8,500 है वेजेज और 9,000 है ओवरहेड्स। एडवांस टैक्स का भुगतान जून में किया गया है, जुलाई में नहीं किया जाएगा। जुलाई में एक 16,000 रुपये लागत के संयंत्र की सुपुर्दगी हुई, यानी कि डिलीवरी हुई एक प्लांट की, और जिसका 10% भुगतान सुपुर्दगी के समय किया जाना है। यानी 16,000 रुपये की लागत का प्लांट है और जिसका 10% भुगतान जो है सुपुर्दगी के समय किया जाना है। तो 16,000 का 10% 1,600 रुपये का भुगतान किया गया है जुलाई में। पेमेंट फॉर 10% पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्लांट। एक प्लांट खरीदा उसके संबंध में 10% भुगतान किया है जुलाई महीने में।
1600 रुपये। सभी पेमेंट्स का टोटल कर लेंगे। 33,000 रुपये क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, 8,500 की वेजेज है, 9,000 के ओवरहेड्स हैं और 1600 रुपये जो है प्लांट के संबंध में 10% भुगतान किया है। 52,100 रुपये का भुगतान टोटल जो पेमेंट्स हैं वो हैं जुलाई महीने में। तो जुलाई महीने में जो कैश था, कैश रिसिप्ट से टोटल कैश है 71,000 रुपये की प्राप्ति है और 71,000 में से 52,100 रुपये के भुगतान कर दिए, यानी कि जुलाई महीने के अंत में 18,900 रुपये रोकड़ अधिक के है, मतलब कैश है संस्था के पास, कंपनी के पास। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने प्राप्ति एवं भुगतान विधि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड से किया है। रिसिप्ट्स दिखाए हैं, रिसिप्ट्स का टोटल कर लिया और फिर इसमें से जो सारे पेमेंट्स है वो दिखाए हैं और पेमेंट्स का जो टोटल है, रिसिप्ट्स में से पेमेंट्स का टोटल घटाने के बाद जो बैलेंस बचता है वो ये प्रदर्शित करता है कि अवधि के अंत में रोकड़ शेष है या फिर रोकड़ की कमी है। तो रोकड़ बजट क्या करता है कि रोकड़ बजट प्राप्ति और भुगतान के संबंध में पूर्वानुमान है। ये एक पूर्वानुमान है अगले 3 महीनों का, तो पूर्वानुमान है और अवधि के अंत में ये बताता है कि संस्था के पास रोकड़ शेष रहेगा या रोकड़ की कमी रहेगी। इसके संबंध में जो वित्तीय प्रबंधक है, जो वित्तीय प्रशासक है, उनका ध्यान आकर्षित करता है। फिर इस रोकड़ बजट के आधार पर जो है प्रबंधक हैं वो धन प्राप्ति की यानी विभिन्न स्रोतों से रोकड़ प्राप्ति की योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से जो कमी है उसकी पूर्ति की जाए, किस प्रकार से धन की प्राप्ति की जाए और अगर धन का आधिक्य है तो उस धन के आधिक्य को कहाँ, जो रोकड़ है उसको कहाँ विनियोजित किया जाए। तो इस प्रकार से जो है आज हमने रोकड़ बजट बनाकर देखा और जो रोकड़ बजट बनाया है वो प्राप्ति एवं भुगतान विधि के आधार पर, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेथड के आधार पर तैयार किया है। आज मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।